हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, उनका विश्लेषण किया और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पार्ट ए है और पार्ट बी में हम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। बच्चों, समय के विकास के साथ साथ हमारा अर्थशास्त्र भी विकसित होता चला गया। नई नई चीज़ें इसमें शामिल होती चली गईं, नए नए फैक्टर्स इसमें शामिल होते चले गए। तो इसने बहुत ही एक अच्छी सी जर्नी एक्सपीरियंस की है। और जब हम आते हैं इसके स्कोप पर कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है, स्कोप का मतलब है द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी अर्थशास्त्र में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। जब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं एज J.M. कीन्स सजेस्ट। कीन्स बहुत महान अर्थशास्त्री हुए हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और उन्होंने स्कोप के बारे में बात करते हुए बताया कि हम 3 तरह से स्कोप को एनालाइज कर सकते हैं। और स्कोप में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे? नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या होगी। दूसरा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होगी, यानी ये साइंस है, विज्ञान है या कला है या दोनों ही है। और तीसरा रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर साइंसेस, कि अर्थशास्त्र के दूसरे विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर, विषय, इसका जो भी विषय सामग्री है उसके बारे में। बच्चों, हमने जब परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था अपने इससे पिछली क्लास में, तो हमने ये देखा था कि इनिशियली, यानी जब से अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, कब से हुआ था? 1776 में, जब एडम स्मिथ की प्रसिद्ध बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन हुआ था। उस वक्त उन्होंने केवल अर्थशास्त्र में धन को ही शामिल किया था, यानी सब्जेक्ट मैटर में हम जितनी भी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं में हमको सब्जेक्ट मैटर मिल जाता है। यानी इनिशियली जैसे जैसे समय का विकास हुआ, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी बदलती चली गईं और उसमें नए नए आयाम जुड़ते चले गए। शुरू में यदि हम देखें, एडम स्मिथ से यदि हम शुरू करते हैं, तो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर के रूप में केवल धन को ही शामिल किया, यानी धन का उत्पादन कैसे होता है, इसका कैसे अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, उनकी सारी समस्त क्रियाएं जो हैं, या कहना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है पूरा धन के चारों तरफ ही घूमता रहता था। तो सब्जेक्ट मैटर जो था वो धन था एडम स्मिथ के टाइम पर। और जब हम आगे बढ़े तो एल्फ्रेड मार्शल ने इसमें धन के साथ साथ मानवीय कल्याण को भी शामिल कर लिया, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण के उस भाग को शामिल किया जिसको कि हम धन से माप सकते थे। यानी दूसरे शब्दों में यदि हम इसको कहें तो उन्होंने केवल भौतिक कल्याण की ही बात की। मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन फोकसेस ऑन मटेरियल वेलफेयर। इसके बाद रॉबिन्स आए और रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश किया जिनका संबंध चयन करने और निर्णय लेने से होता है। यानी रॉबिन्स डेफिनेशन स्टैंड्स ऑन 3 मेजर फैक्ट्स, जो कि हम उनकी परिभाषा में भी पढ़ चुके, और उन्होंने अपनी परिभाषा में शामिल किया अनलिमिटेड वांट्स, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं, चाहतें जो होती हैं, वो असीमित होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं। तो दूसरा उन्होंने शामिल किया अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज।
यानी साधन दुर्लभ होते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, उनके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। अब क्योंकि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आती है चयन की समस्याएं, यानी अनंत या असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सीमित साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए जिससे कि मनुष्य का अधिकतम कल्याण हो। इसके बाद लेकिन यहाँ पर इसकी जो कमी जो हमने देखी थी, परिभाषाएं जब हमने देखी थी, तो ये काफ़ी स्टैटिक नेचर का था, यानी उन्होंने ये मान लिया था रॉबिन्स ने कि जो साधन हैं सीमित हैं, दुर्लभ हैं, तो वो हमेशा ही सीमित रहेंगे, दुर्लभ रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उनमें किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हो सकता। तो इसलिए उनकी ये परिभाषाएं काफ़ी स्टैटिक हो गई, काफ़ी स्थिर किस्म की हो गई। इस कमी को दूर करते हुए सैमुअलसन ने एम्फेसाइज किया ऑन द कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़। उन्होंने कई सारी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, उपभोग को, वितरण को शामिल किया। और सैमुअलसन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने उपभोग, वितरण, उत्पादन वृद्धि पर न केवल वर्तमान बल्कि भावी आर्थिक विकास को भी शामिल किया। इस तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को काफ़ी व्यापक बना दिया। तो इस तरह से ये विषय सामग्री इतनी व्यापक हो जाती है कि हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम 5 भागों में उसको बांट लेते हैं। और ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंटेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर में हमने डिस्कस किया है। ये 5 भाग हैं, हमने 5 भागों में सब्जेक्ट मैटर को बांट लिया है: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले थोड़ा सा हम ये इसमें देख लें कि हम कंजम्पशन में किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। उपभोग, इसमें हम पढ़ते हैं वांट्स के बारे में, डिमांड के बारे में, मांग के बारे में, उपभोक्ता संतुष्टि के बारे में, उनके नियम के बारे में, उपयोगिता विश्लेषण के बारे में, और उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण हम उपभोग के अंतर्गत करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन, उत्पादन। इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के साधनों के बारे में, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नियमों के बारे में, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, लागत और आगतों के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे, आज केवल हम शॉर्ट में ही इसको देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है एक्सचेंज, विनिमय, जिसमें कि हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग शामिल करते हैं, व्यापार को शामिल करते हैं, क्रय और शामिल करते हैं, मार्केटिंग शामिल करते हैं। चौथा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, जिसमें कि हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और उसके आय के वितरण और उसमें क्या समस्याएं आती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन के साधनों की आय का निर्धारण कैसे होता है, ब्याज का, लाभ का, सैलरीज़ का निर्धारण कैसे होता है, इसमें हम पढ़ते हैं। पांचवा जो टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। बच्चों, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था हमारे कंटेंट्स का, सब्जेक्ट मैटर का। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी हर दिन की लाइफ में सरकार का रोल बहुत अहम होता जा रहा है, इसलिए हमने एक 5वें पॉइंट के रूप में इसमें शामिल किया है पब्लिक फाइनेंस को, यानी सरकार के द्वारा जो कुछ भी काम किए जाते हैं, यानी सरकार किस तरह से आय प्राप्त करती है, किस तरह से खर्च करती है, और आय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से टैक्सेस लगाती है, लोन लेती है, किन किन मदों पर वो खर्च करती है, इन सारी क्रियाओं को हम
पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये 5 कंटेंट हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, और इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, क्या ये विज्ञान है, और यदि हम इसको विज्ञान मानते हैं तो ये कैसा विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है, यथार्थ विज्ञान है, या नॉर्मेटिव साइंस है, या आदर्श विज्ञान है। दूसरा पॉइंट कि ये कला है, तो हम पहले यहाँ पर दूसरे पॉइंट को पहले ले लेते हैं कि अर्थशास्त्र कला है या नहीं है। बच्चों, कला है या नहीं है ये जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी ये जानना है कि कला से हम समझते क्या हैं, हमारा मतलब क्या होता है कला से। तो आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दूं कि जो कुछ भी हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, यदि उस ज्ञान को हम सफलतापूर्वक अपने जीवन में ढाल लें, सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन कर लें, तो इसको ही हम कला कहते हैं। यानी कितनी कुशलता से हमने अपने ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में ढाला है, उसको हम कला कहते हैं। तो क्या है और क्या होना चाहिए से जोड़ने के लिए कैसे होना चाहिए, इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन ही कला की श्रेणी में आता है। और जब हम यदि अर्थशास्त्र के संबंध में इसको देखते हैं तो हम इसको कला की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट थ्योरीज एंड लॉज आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, फिगर्स, टेबल्स, इक्वेशंस एट्सेट्रा। यानी जो कुछ भी हमारे सिद्धांत हैं, नियम हैं, हम उनको ग्राफ के ज़रिए, फिगर्स के ज़रिए, टेबल के ज़रिए और इक्वेशंस के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो इस दृष्टि से अर्थशास्त्र कला की श्रेणी में आता है। नाउ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, द नेक्स्ट स्लाइड, कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। अब विज्ञान के रूप में जब हम यदि अर्थशास्त्र को देखें तो सबसे पहले हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम विज्ञान से समझते क्या हैं। बच्चों, किसी भी चीज़ को हम विज्ञान कह सकते हैं यदि हम उसको सिस्टमेटिक एक स्टडी करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, और जो कुछ भी अध्ययन करते हैं या रिज़ल्ट निकालते हैं, एक क्लियर रिलेशनशिप होनी चाहिए कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट में, यानी कारण और परिणाम में स्पष्ट संबंध होना चाहिए। यानी यदि 2 वेरिएबल हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कारण है और कौन सा उसका परिणाम है। जब हम अर्थशास्त्र को विज्ञान से रिलेट करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं, और आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा ही है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या कहता है? ये कीमत और मांग के बीच में परस्पर संबंध को बताता है। यानी कीमत जब बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और ये बिल्कुल सीधा साधा फैक्ट है कि कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो किसी भी वस्तु की कीमत में यदि कमी आती है या वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में भी उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन आते रहते हैं। यदि कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो लेकिन इसमें हम ये, क्योंकि ये अर्थशास्त्र है, इसमें जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है वो मानवीय कल्याण होता है, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि दूसरी बातें स्थिर हैं। यानी हम इसमें और किसी दूसरी वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं करते, इसमें हम व्यक्ति की आय को भी शामिल नहीं कर रहे। हम तो केवल एक पर्टिकुलर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में संबंध को यहाँ पर हम देख रहे हैं।
तो यहाँ पर सीधा साधा यदि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर कीमत जो है, प्राइस इज़ द कॉज एंड डिमांड इज़ इट्स इफ़ेक्ट, ये इसका परिणाम है। इसी तरह से हम उदाहरण के तौर पर दूसरा भी एक बता सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता। आगे के चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल आपकी जानकारी के लिए बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दें कि एक ही समय पर यदि हम लगातार एक ही वस्तु का उपभोग करते चले जाएंगे तो एक सीमा के बाद उसकी उपयोगिता घटने लगती है, कम होने लगती है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी उसकी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम है। तो ये मांग का नियम है या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम है, ये बड़े सार्वभौमिक सत्य हैं, यानी ये सभी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। जब हम ये मान लेते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तो दूसरी जो समस्या हमारे सामने आती है कि अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो ठीक है, लेकिन विज्ञान है तो ये कैसा विज्ञान है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, यथार्थ से जुड़ा हुआ विज्ञान है, या एक आदर्श, केवल यह आदर्शों की बात करता है, या आदर्शात्मक विज्ञान है। पॉजिटिव साइंस कंसर्न विद व्हाट इट इज़, धनात्मक विज्ञान का संबंध है, जो वास्तविक विज्ञान है, इसमें हम सीधे सीधे कारण और परिणाम के बीच में परस्पर संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे बिल्कुल अभी हमने देखा मांग का नियम कि किस तरह से कीमत और मांग के बीच में स्पष्ट संबंध पाया जाता है। जहाँ तक नॉर्मेटिव साइंस की बात है, नॉर्मेटिव साइंस कंसर्न विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, यानी इसमें भले और बुरे का निर्णय किया जाता है। अब क्या होना चाहिए, जैसे कुछ व्यक्तियों के अनुसार भारत में समाजवाद स्थापित होना चाहिए, या पूंजीवाद स्थापित होना चाहिए, या मिलीजुले रूप होना चाहिए। कुछ कहते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, तो कुछ कहते हैं नहीं, शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव साइंस तो हमको ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में क्या घट रहा है, क्या सच है, क्या यथार्थ है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं तो ये इवैल्यूएट करता है कि वास्तव में जो फैक्ट हैं वो सही है या गलत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।